नाउ वील डू डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो कंपनी और पार्टनरशिप दो सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं। आपको पता है दोनों के एक्ट्स डिफरेंट हैं। अगर एक्ट्स की बात की जाए तो कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड पार्टनरशिप 1932। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए आपको आपस में कंपनी को रजिस्टर करने के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भरना पड़ता है कंपनीज एक्ट के अंदर एंड यू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। जबकि पार्टनरशिप को बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, आप सिर्फ एग्रीमेंट एंटर करते हो पार्टीज के बीच में, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, और पार्टनरशिप बन जाती है। मतलब आपको कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराने की जरूरत कंपल्सरी नहीं है। देन स्टेटस एट लॉ, हम बात करें कंपनी और उसके मेंबर सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसका मतलब कंपनी अपनी प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर सकती है और स्यू भी उसको कोई कर सकता है, कोई वो भी किसी को स्यू कर सकती है। वो डिफरेंट है फ्रॉम द मेंबर्स। जबकि पार्टनरशिप, हाँ जी, पार्टनरशिप और उसके पार्टनर्स सेपरेट नहीं है। दैट मीन्स पार्टनरशिप और उसके पार्टनर्स अलग नहीं है। तभी हम कहते हैं कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब कल को अगर पार्टनरशिप में लॉस होता है तो पार्टनर्स आर लायबल टू अनलिमिटेड एक्सटेंट, मीन्स दे आर जॉइंटली एज वेल एज सेवरली लायबल। उनको सारा पैसा पार्टनरशिप फर्म का आपस में ही डिवाइड करके पे करना पड़ेगा अगर लॉसेज हो जाते हैं तो। सो इट मीन्स पार्टनरशिप फर्म इज हैविंग नो सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द पार्टनर्स। लेकिन पार्टनरशिप की इंप्रूव्ड वर्जन एक आ गई एलएलपी। एलएलपी में सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है। देन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, देखो कंपनी में शेयर्स होते हैं और पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। जबकि अगर आपको प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं आर्टिकल्स में कि भाई आउटसाइडर को ट्रांसफर नहीं करना, मेंबर्स को कर सकते हैं। जबकि सोचो पार्टनरशिप में तो शेयर्स होते ही नहीं ना होते। तो इसका मतलब अगर पार्टनर ने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, जिस मर्जी को बेचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनर अपने शेयर्स किसी को भी बेच सकता है, बट शेयर्स बेचने से ये नहीं होगा कि वो बंदा पार्टनर बन गया। दैट इज ओनली एन इन्वेस्टमेंट होल्डर। मैंने शेयर्स लिए हुए हैं, मैं पार्टनरशिप फर्म चलाती हूँ, मैंने बेचने हैं, आई कैन सेल। मैं हार्दिक को अपने शेयर्स बेच सकती हूँ, बट मैं हार्दिक को अपने शेयर्स बेचती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो असाइनी है वो क्या बन गया, पार्टनर बन गया पार्टनरशिप फर्म में। तो दिस इज द डिफरेंस। द नंबर ऑफ पार्टनर्स, अगर हम प्राइवेट कंपनी में बात करें मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक में बात करें मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड। ओपीसी भी बता सकते हैं मिनिमम 1 मैक्सिमम ऑल्सो 1। एंड सेक्शन 464 पार्टनरशिप का बोलता है। अब लेटेस्ट लिमिट क्या आ गई है? 464 के अंदर उन्होंने बताया, जैसे इलीगल एसोसिएशंस में उन्होंने बोला आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आप 100 कर सकते हो। लेकिन एट प्रेजेंट कल मैं देख रही थी कोई आर्टिकल में, एंड द लिमिट हैज ऑलरेडी नाउ बीन रिड्यूस टू 50। वो कहता है अब जो इलीगल एसोसिएशंस में लिमिट 100 ही है, लेकिन अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो मैक्सिमम पार्टनर्स दैट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड इज अप टू 50। मिनिमम तो 2 चाहिए ही चाहिए, और 50 लिमिट हो गई है पार्टनरशिप में। पहले थी जब हम लोग पढ़ते थे, आप लोग पढ़ते थे पार्टनरशिप के एक्ट में 10 इन केस ऑफ बैंकिंग एंड 20 इन केस ऑफ अदर्स, बट अब वो लिमिट चेंज करके 50 कर दी गई है एट प्रेजेंट। देन मैनेजमेंट, हाँ जी, सेजल का ना वो रात से लाइट नहीं है, वो कह रही है मतलब उसका ना कनेक्ट नहीं हो रहा, कंप्यूटर बंद हो ही जा रहा है बार बार। मैं कॉल पे ले लूँ? फोन की वो कह रही है मेरी बैटरी 4% है, तो वो कह रही है रात की ना लाइट नहीं है तो वो क्लास नहीं लगा पा रही। चलो जाने देन। वो दोबारा एक बार ट्राई कर रही है, अगर हो जाता है तो। ऑल राइट। देन मैनेजमेंट की बात की जाए, जो कंपनी के मेंबर्स है, क्या वो अफेयर्स मैनेज करते हैं कंपनी के? नहीं। आपको पता है कंपनी के अफेयर्स मैनेज करने के लिए वी हैव बीओडीज। जबकि उधर की जो पार्टनरशिप होती है उसमें एक एक पार्टनर, जो एक्टिव पार्टनर्स हैं वो एक्टिव रोल लेते हैं, अनलेस की डीड में लिखा हुआ कि पर्टिकुलर पार्टनर्स स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। तो मेंबर्स एक्टिवली पार्ट लेते हैं पार्टनरशिप में, जबकि कंपनी में मेंबर्स नहीं मैनेज करते क्योंकि बीओडीज है। हमें पता है सब काम बीओडीज कर लेंगे। देन लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है बच्चे, वो कंपनी के केस में लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड कंपनीज अब होती नहीं है, पहले होती थी लेकिन अब नहीं है। तो कंपनी में इट कैन बी इधर लिमिटेड बाय शेयर्स और इधर लिमिटेड बाय गारंटी।
जबकि आपको पता है पार्टनरशिप में लायबिलिटी इज ऑलवेज हाँ जी, पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इसी में एक और फॉर्म अगर एलएलपी बनाना चाहते हो उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, बट पार्टनरशिप में इट इज अनलिमिटेड। देन एजेंसी, देखो पार्टनरशिप में हमेशा एक म्यूचुअल एजेंसी होती है। हम कहते हैं कि पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है। मैं और भव्या एक पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं। अगर भव्या कोई डिसीजन लेती है तो वो मुझे भी बाइंड करती है अपने एक्ट से और फर्म को भी बाइंड करती है, बट ऐसा कुछ एजेंसी में नहीं है। अगर मेंबर कोई काम करता है तो जरूरी नहीं बाकी मेंबर भी उससे बाइंड हो, ऐसा नहीं है। मेंबर एक दूसरे को अपने एक्ट से बाइंड नहीं कर सकते अगर कंपनी है तो, म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। देन पावर्स, देखो पार्टनरशिप में जो पावर्स होते हैं वही होंगे जो आपके एग्रीमेंट में लिखे हुए हैं। जो टाइम टू टाइम आप लिख देते हो वही आप कर सकते हो, मतलब जो अरेंजमेंट आपकी लिखी हुई है वही आप कर सकते हो। कुछ और कैरी करते हो दैट विल बी नॉट वैलिड। जबकि जो कंपनी के पावर्स होते हैं, बच्चे डिटेल में पावर्स दिए हुए हैं। अगर आप बोर्ड की बात करो, बोर्ड के पावर्स अलग से दिए हुए हैं। कंपनी के पावर्स है तो एमओए और एओए में स्पेशली लिखे होते हैं। अगर आप कल को उसको चेंज करना चाहते हो, ऑल्टर करना चाहते हो, यू नीड टू पास एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर दैट, बिकॉज पावर स्ट्रेट अवे आपके लिखे हुए हैं। जबकि पार्टनरशिप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर कुछ लिखा हुआ है तो पार्टनर्स बाकी सबसे पूछ के म्यूचुअल एजेंसी के बेसिस में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे पावर कांट बी चेंज इन केस ऑफ कंपनी बिकॉज सब कुछ रिटर्न है। पैसे अकेले आपके नहीं लगे हुए, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स जिसके पैसे लगे हैं, तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। द लास्ट इज टर्मिनेशन, वाइंडिंग अप। देखो जो पार्टनरशिप होती है उसको डिसॉल्व कैसे किया जाता है? बाय एनी पार्टनर एट एनी टाइम, कोई भी पार्टनर एट एनी टाइम। कोई भी पार्टनर एट एनी टाइम अनलेस की पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ इट इज फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। भव्या कभी भी नोटिस दे सकती है कि मैं कनाडा जा रही हूँ और प्लीज पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दीजिए। सिमिलरली अगर मैं बैंकरप्ट हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, कोई डेथ हो गया किसी भी पार्टनर का, तो पार्टनरशिप बंद हो जाती है। जबकि आपको पता है जो कंपनी की लाइफ है वो परपेचुअल सक्सेशन है। वेरी गुड, इसका मतलब कंपनी चलती रहेगी। अगर एक मेंबर बाइंडिंग अप के लिए अप्लाई करता है, कोई डेथ या बैंकरप्सी उसकी हो जाती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप कहो कि अगर वाइंडिंग अप करनी है तो इवन अ सिंगल मेंबर कैन गो टू द ट्रिब्यूनल कंबाइन विद एटलीस्ट 1/10 ऑफ द मेंबर्स। आप आगे पढ़ोगे और आप वाइंडिंग अप करवा सकते हो। वाइंडिंग अप डिफिकल्ट है पार्टनरशिप के अकॉर्डिंगली, बट अकेले बंदे के कहने से भी वाइंडिंग अप कर सकता है अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है, अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, कोई भी घपला हुआ है, कोई भी फ्रॉड हुआ है। लेकिन आप कहो कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, भव्या कनाडा जा रही है, उसके अपने मेंबर, उस मेंबर ने अपने शेयर्स किसी और को बेचने नहीं है, वो कहती है प्लीज वाइंड अप करो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वाई? बिकॉज कंपनी की क्या होती है? परपेचुअल सक्सेशन। इज द पॉइंट क्लियर? अब आपको कभी भी जब डिफरेंसेस आते हैं, इफ़ यू आर द लकी वंस, तो डिफरेंसेस आप 5 डिफरेंसेस याद कर लीजिए, इट्स मोर देन इनफ। बिकॉज आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मार्क्स के लिए आएगा तो 4 डिफरेंसेस और 5 डिफरेंसेस मोर देन इनफ है। देन वी हैव द नेक्स्ट डिफरेंस, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। वेरी वेरी इजी, आप सारा करके आए हो। पब्लिक और प्राइवेट, सबसे पहले तो आप फर्स्ट डिफरेंस आप बता सकते हैं सेक्शंस का। प्राइवेट इज 268 एंड पब्लिक इज 270। सारी डेफिनेशंस आपको आती हैं। 268 कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी मतलब कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगा, बट 3 चीजें इसमें, RLN P। व्हाट डज R सेज? रिस्ट्रिक्शन है, शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। व्हाट डज L सेज? लिमिटेशन है कि 200 से ज्यादा मेंबर नहीं सकते। एंड P सेज प्रोहिबिशन, कि आप पब्लिक को ना शेयर्स ना सिक्योरिटी सब्सक्राइब करवा सकते हो, इशू भी नहीं कर सकते। मेंबर्स को कर सकते हैं। आई अगेन रिपीट। एंड व्हाट अबाउट पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी मींस ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट नहीं है और जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड है। तो सिंपल वर्ड्स में हम बात करते हैं, पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी होती है, मिनिमम मेंबर 7 चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 3 चाहिए मिनिमम, और प्रिस्क्राइब कैपिटल होगा। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें आ जाता है कि जो प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी होगी पब्लिक की, उसको क्या माना जाएगा? इट विल बी अ
Deemed to be holding. to be public. वेरी गुड. इट विल बी अ डीम्ड पब्लिक कंपनी. इट विल नो लॉन्गर बी अ प्राइवेट कंपनी. उसमें प्राइवेट कंपनी के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे. देन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. देखो प्राइवेट कंपनी के रिस्ट्रिक्शन होती है ट्रांसफर पे, जबकि पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. आपको पता है. नेक्स्ट पॉइंट, जो प्राइवेट कंपनी है बच्चे वो प्रोहिबिटेड है. वो पब्लिक से ना तो शेयर्स इनवाइट कर सकती है, इसलिए प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है. नहीं है. और जबकि उधर हम बात करें पब्लिक कंपनी की, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफरेबिलिटी पे, तो कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना ही पड़ता है. इट इज कंपल्सरी फॉर पब्लिक कंपनी टू इशू अ प्रोस्पेक्टस. प्लीज इसमें लिख लीजिए, एक लाइन ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में. इट इज कंपल्सरी फॉर अ पब्लिक कंपनी टू इशू प्रोस्पेक्टस. नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए? हाँ जी, 2. और पब्लिक में 3. मिनिमम 3 चाहिए. देन शेयर वारंट की बात की जाए बच्चे. अब शेयर वारंट क्या होता है? अब व्हाट इज शेयर वारंट? मेरे पास एक कंपनी के 1000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच. 1000 शेयर हैं, तो मैं कंपनी को बोलती हूँ भाई क्या कर, मेरे पास टोटल बने 10,000 के शेयर्स, तो मेरे को एक 10,000 का सिंगल वारंट इशू कर दे, एक सिंगल पेपर इशू कर दे जिसपे लिख दे कि मैं तुम्हारी कंपनी के 10,000 रुपीज की होल्डर हूं, मैं अलग अलग शेयर्स होल्ड नहीं करना चाहती. तो पब्लिक कंपनी में फुल्ली पेड अप शेयर्स, देखो वारंट हमेशा फुल्ली पेड अप शेयर्स पे इशू होता है. मतलब भव्या ने अगर 10,000 रुपए पे कर दिया, भव्या रिक्वेस्ट करती है प्लीज मुझे शेयर वारंट इशू कर दो, तो पब्लिक कंपनी शेयर वारंट इशू कर सकती है, बट प्राइवेट कंपनी कैन नेवर इशू शेयर वारंट. शेयर वारंट इशू करना, मैं दोबारा बता रही हूँ क्या होता है. सपोज हार्दिक के पास भी टेक अनदर एग्जांपल 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो इसके पास टोटल बने 50,000 के शेयर्स, फुल्ली पेड है, इसने सारे पैसे पे किए हुए हैं. ये कंपनी को रिक्वेस्ट करता है मैं इतने शेयर अपने पास नहीं रख सकती, प्लीज मुझे एक सिंगल वारंट इशू कर दे, मैं वो वारंट अपने पास रख लूंगी. तो प्राइवेट कंपनी कभी नहीं इशू कर सकती, बट पब्लिक कंपनी के प्रोविजंस में लिखा हुआ इट कैन ऑलवेज इशू अ शेयर वारंट. देन फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, ये भी पॉइंट आप कर चुके हो. जो पब्लिक कंपनी है वो राइट इशू कर सकती है, बोलो. पब्लिक कंपनी कैन मेक राइट इशू. Yes, ma'am. यस, सेक्शन 62 में आप पढ़ोगे कंपनी लॉ के बच्चे कि हम पब्लिक कंपनी कभी भी जब उसको लगता है उसने फर्दर कैपिटल इनवाइट करना है, तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को पहले मौका दिया जाता है कि तुम शेयर्स ले लो. और जब एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑफर दिया जाता है बिफोर गिविंग द ऑफर टू द जनरल पब्लिक, इट इज नोन एज राइट शेयर्स. इट इज नोन एज राइट शेयर्स. अब नए मेंबर्स को तब तक इशू नहीं कर सकते जब तक एग्जिस्टिंग वाले मेंबर्स मना ना कर दें कि हम नहीं लेना चाहते. बट प्राइवेट कंपनी के लिए कोई रूल ही नहीं है ये राइट इशू का, उनके ऊपर अप्लाई नहीं करता. वाई? बिकॉज वो जनरल पब्लिक को तो इन्वाइट ही नहीं करते, तो जब भी इशू करेगी अपने मेंबर्स को ही करेगी ज्यादा से ज्यादा. तो राइट इशू के प्रोविजन इस पे अप्लाई नहीं होते. द लास्ट, पब्लिक कंपनी को मैनेजरियल रेन्यूमरेशन के सारे प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं. मैनेजरियल रेन्यूमरेशन के 197 के अंदर, जब मतलब 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा आप अपनी रेन्यूमरेशन पे नहीं कर सकते एमडी को, डायरेक्टर को, मैनेजर्स को. जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती. वो पे करना चाहती है 11 से ज्यादा, 20%, 30%, जितना मर्जी पे करे, उसके प्रॉफिट है वो जाने, उसके मेंबर्स जाने, उससे प्रोविजंस इफेक्ट नहीं करते, उसको प्रोविजंस इफेक्ट नहीं करते. क्लियर हो गया बिल्कुल? प्राइवेट एंड पब्लिक. Yes, ma'am. Next is difference between guarantee and a company having share capital. So first you can give sections. जो guarantee company है वो 2 subsection 21 में आती है, 21. and company having a share capital is under section 2 subsection 22. 22. तो क्या कहता है? गारंटी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें लायबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड होती है, बट वो गारंटी देते हैं कि मैं पे कब करूंगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. वेरी गुड. जबकि कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल
वो ऐसी है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी तो लिमिटेड है, बट कितनी लिमिटेड है? ओनली टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स मतलब मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर 10 रुपए का शेयर है, आपने 7 रुपए पे कर दिए, यू विल बी लायबल ओनली टू पे रुपीज 3 पर शेयर। बिल्कुल करेक्ट जी। देन गारंटी कंपनी की लायबिलिटी 2 फोल्ड भी हो सकती है। मैंने बताया था गारंटी कंपनी कैन बी विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल, जबकि जो शेयर कैपिटल वाली है उसका तो ऑब्वियसली शेयर कैपिटल होगा ही होगा। नेक्स्ट, जो गारंटी कंपनी है बच्चे, जो उसका शेयर कैपिटल होता है, अगर उसका शेयर कैपिटल है तो मेंबर की लायबिलिटी 2 फोल्ड होगी, मैंने पहले भी बताया। दैट मीन्स एक तो वाइंडिंग अप पे अमाउंट पे करेंगे और एक अनपेड वैल्यू जो शेयर्स पे रहेगी वो पे करेंगे। लेकिन अगर उसका शेयर कैपिटल नहीं है तो सिर्फ वाइंडिंग अप पे करेंगे। जबकि जो कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल है उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ अनपेड वैल्यू पे ही है और कोई नहीं है। वो कोई गारंटी नहीं लेते, कोई एग्री नहीं करते हम बाद में पे करेंगे, सिर्फ जितना अनपेड है। सपोज अगर फुल्ली पेड अप है तो उनकी लायबिलिटी क्या होगी? अगर आपके शेयर्स फुल्ली पेड है, व्हाट विल बी योर लायबिलिटी? क्या कंपनी आपसे कोई पैसा कॉल कर सकती है कभी भी? नेवर। देन लायबिलिटी अराइज कब होती है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, नॉट टू बी स्किप्ड। गारंटी कंपनी में लायबिलिटी राइज होती है वाइंडिंग अप पे, जब कंपनी बंद हो रही है, बोरी बिस्तरा बंद हो रहा है। जबकि शेयर कैपिटल में कभी भी, लाइफ टाइम के दौरान भी या वाइंडिंग अप के दौरान, जब मर्जी कॉल करो, वैलिड कॉल हो, रेजोल्यूशन पास हुआ, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। देन आर्टिकल्स में रिक्वायरमेंट है, एओए को बताना पड़ेगा कि कौन से कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जिन्होंने गारंटी दी है, कितने मेंबर के साथ आप रजिस्टर हुए हो। जबकि शेयर कैपिटल में आपको क्या, कभी भी आर्टिकल्स में, आप बीकॉम में भी पढ़ के आए हैं, यू आर नेवर रिक्वायर्ड टू स्टेट द नंबर ऑफ मेंबर्स। आप जितने मर्जी मेंबर्स बना सकते हो। पब्लिक में अनलिमिटेड है, प्राइवेट में इट्स लिमिटेड अप टू 200। जबकि गारंटी कंपनी में यू हैव टू स्टेट द एक्चुअल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द एओए, कि कितने लोग हैं भाई गारंटी दे रहे हैं। कल को अगर कंपनी लुटपिट गई है तो ये बंदे ही हैं जो आपको पैसे पे करेंगे, तो पहले से डिसाइड कर लीजिए। देन जो गारंटी कंपनी है बच्चे, उसका खुद का आर्टिकल्स होता ही होता है, क्योंकि आर्टिकल में उसने अपना नंबर ऑफ मेंबर्स अलग से लिखना होता है। जबकि जो शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, अगर वो आर्टिकल्स नहीं बनाना चाहती बच्चे, वो सीधा टेबल एफ अडॉप्ट कर ले। आप पढ़ोगे FGHIJ, ये 5 आर्टिकल्स होते हैं, दे आर, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। F होती है विद शेयर कैपिटल, G होती है विदाउट शेयर कैपिटल, ऐसे ही आगे करके और फॉर्म्स है 5 फॉर्म्स MOA की हैं, 5 फॉर्म्स आर्टिकल्स की हैं, रेडीमेड फॉर्म्स। तो आपको खुद से आर्टिकल्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप रेडीमेड फॉर्म भी अडॉप्ट कर सकते हैं। देन मिनिमम पेड अप कैपिटल, बच्चे गारंटी कंपनी का कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल है ही नहीं है, नथिंग। शेयर कैपिटल वाली कंपनी का पहले था 5 लाख था अगर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और 2 लाख था अगर प्राइवेट कंपनी है, बट अब ये 2015 के अमेंडमेंट से अबॉलिश हो गया है, अब नहीं है। नेक्स्ट, सूटेबिलिटी। गारंटी कंपनी कब सूट करती है, कब बनाते हैं गारंटी कंपनी नॉर्मली वहां बनाते हैं जहां पे इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट इज नॉट मोर। थोड़ा सा पैसा चाहिए, आप क्या करते हो, कुछ बंदों को अरेंज कर लेते हो, जैसे कोई क्लब्स बनाए जहां से आपने लोगों से फीस चार्ज कर ली, कोई चार्ज ले ली, कई बंदों ने डोनेशन दे दी, या अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आपने पहले कहीं से बोरो कर लिए, फिर बाद में आपको पता ही है जो मेंबर्स हैं वो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही जाएंगे, तो कंट्रीब्यूशन से चली जाएगा, हमें शेयर्स इशू करने की भी जरूरत नहीं है। जबकि शेयर कैपिटल वाली कंपनी वहां चलती है जहां आपकी शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट शुरू से ही बहुत ज्यादा है। आपको पता है मेरा बिजनेस लार्ज स्केल होने वाला है, मेरा पैसा नहीं चलेगा कल्ले बोरिंग से, सो बेटर है मैं मेंबर्स में शेयर्स इशू कर दूं, शेयर से पैसे आएंगे और मेरा काम इजीली चलता रहेगा। इज इट क्लियर? तो शेयर कैपिटल वाली कंपनी तब चाहिए जब आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, जबकि गारंटी कंपनी तब चाहिए जब आपका कैपिटल बहुत कम चाहिए, इतना ज्यादा नहीं है, आप शॉर्ट सोर्सेस से अरेंज कर सकते हो। क्लियर विद दिस? यस मैम। अनदर डिफरेंस कंपनी एंड HUF, ये तो आप भी बता सकते हैं। कंपनी में डाइवर्स मेंबर्स होंगे, कोई किधर से कोई किधर से कोई किधर से, जबकि HUF में एक ही फैमिली। इट विल बी अ होमोजेनस मेंबर्स, एक ही चाचे के भाई भतीजे, एक ही पेरेंट के बच्चे, ये सब HUF के मेंबर्स होंगे। कंपनी को मैनेज करने के लिए BODs होते हैं, बट HUF को मैनेज करने के लिए हु इज द सोल पर्सन?
HUF करता करता हु इज द सीनियर मोस्ट मेंबर। देन मेंबर कैसे, कंपनी का मेंबर आप कभी भी बन सकते हो बाय टेकिंग शेयर्स। अगर कंपनी बाय शेयर कैपिटल और गारंटी कंपनी है तो पहले ही नाम लिखवा दो। जबकि एचयूएफ में कोई बंदा मेंबर नहीं ऐसे बन सकता, आपका बर्थ होना चाहिए उस फैमिली में, तभी आप उसके मेंबर बनोगे। देन कंपनी की रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, बट एचयूएफ आपकी मर्जी है, आप रजिस्ट्रेशन कराओ ना कराओ। लेकिन आजकल फिर भी बहुत सारे लोग एचयूएफ कराना शुरू हो गए हैं, मतलब इट इज ऑप्शनल। रजिस्ट्रेशन ऑफ एचयूएफ इज ऑप्शनल। अनदर डिफरेंस, कंपनी और एलएलपी। कंपनी किस एक्ट के अंदर बनती है? 2013 कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस एक्ट। जबकि एलएलपी स्पेशल व्हीकल है, इट इज फॉर्म्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008 और इसके रूल्स हैं एलएलपी रूल्स 2009, उसके अंदर ये बनती है। जो कंपनी है बच्चे, इसका जो टाइमलाइन है, पहले अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन लग जाते थे कंपनी बनाने में, अब तो एक ही दिन में शॉर्ट फॉर्म्स आ गए हैं स्पाइस के, एक ही दिन में भी कंपनी 24 आवर्स में इनकॉर्पोरेट हो जाती है। लेकिन पहले अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन लग जाते थे। और जबकि एलएलपी को फॉर्म करने में दे आर सो मेनी फॉर्मेलिटीज, तो ऑलमोस्ट 20 डेज लग जाते थे, बिकॉज आपको जो इसके डायरेक्टर्स होते थे एलएलपी के, उनको डिपेंड लेना पड़ता है। डिपेंड, इसके जो भी पार्टनर्स होते हैं बच्चे एलएलपी के, उसको बोला जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, डीपी। तो इनको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है जिसको बोलते हैं डिपेंड, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब खर्चा, कंपनी को बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा, बट एलएलपी को बनाने का खर्चा फिर थोड़ा कम है। एलएलपी भी सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी है, मेंबर्स अलग टैक्स पे करते हैं, कंपनी अलग 30% पे टैक्स पे करती है। अब एलएलपी भी सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुकी है, तो इसको भी टैक्सेबल एंटिटी सेपरेटली चार्ज किया जाता है। ये अलग टैक्स पे करते हैं, इसके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अलग टैक्स पे करते हैं। कंपनी के पीछे वर्ड्स लगते हैं लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, जबकि एलएलपी के पीछे लगते हैं एलएलपी, एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऐड करते हो आप। देन एसेट्स, जो कंपनी के एसेट्स होते हैं बच्चे, वो जॉइंट एसेट्स होते हैं, मेंबर्स के सिर्फ शेयर्स होते हैं कंपनी में। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मेंबर्स के ही सारे एसेट्स हैं, नो। पहले एसेट्स से डिबेंचर होल्डर्स को पे किया जाएगा, लोन्स बोरिंग्स पे की जाएंगी, शेयर्स हैं सिर्फ मेंबर्स के पास। जबकि एलएलपी के पास देखो वही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, तो हम कहते थे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आते हैं एलएलपी में। एलएलपी में हमेशा याद रखो एक वर्ड आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। एलएलपी के हम 5 प्रोफेशनल्स हैं, कुछ कैपिटल सिद्धि लेके आई, कुछ कैपिटल हार्दिक लेके आए, कुछ कैपिटल मैं लेके आई, कुछ कैपिटल भव्या लेके आई, कुछ प्रियांशी लेके आई। तो हर की कैपिटल कंट्रीब्यूशन से एलएलपी बन जाती है। इसका मतलब अगर हम कंट्रीब्यूशन इकट्ठी करेंगे तो एसेट्स भी हम सबके एसेट्स भी इकट्ठे अलग इकट्ठे होंगे। जबकि कंपनी में मेंबर्स के एसेट्स नहीं होते, उनके पास सिर्फ शेयर्स होते हैं। देन जो लायबिलिटी है, जो कंपनी होती है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड टू शेयर्स होती है, जबकि एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी सिर्फ अप टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, मतलब सपोज अगर मैंने 50,000 कंट्रीब्यूट करा तो मेरी लायबिलिटी 50,000 तक की बनती है, बस इससे ज्यादा नहीं। मैंने एग्री करा मैं 50,000 दूंगी, आई विल पे ओनली 50,000, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा तभी होगी अगर एलएलपी में मैं फ्रॉड करती हूँ। क्या करती हूँ? फ्रॉड। अगर मैं फ्रॉड करती हूँ देन आई विल बी लायबल टू अनलिमिटेड एक्सटेंट, अदरवाइज मेरी लायबिलिटी एलएलपी में लिमिटेड अप टू कंट्रीब्यूशन अमाउंट। देन पावर, डायरेक्टर्स के पास पूरी पावर होती है कंपनी में कि वो अफेयर्स को मैनेज कर सकें। जबकि क्या मेंबर के पास पावर होती है? नो, वो मैनेजमेंट में नहीं इंटरफेयर कर सकते, बट ऑल्दो इसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखो एलएलपी में जो पार्टनर्स होते हैं बच्चे, उन्हीं की कंट्रीब्यूशन है, उन्हीं का बिजनेस है, तो वो फुल्ली पार्टिसिपेट करते हैं डे टू डे अफेयर्स में। एलएलपी एग्रीमेंट में आपने पहले से लिखा होता है, तो आप फुल्ली पार्टिसिपेट करते हो इसके अफेयर्स में, कोई आपको मना नहीं करता। वाई? वहां पे कोई बीओडीज वगैरह कुछ नहीं होते हैं, सो यू कैन फुल्ली पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स। देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट, पार्टनरशिप में अगर कंपनी में अपने शेयर्स ट्रांसफर करने हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल अगर पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। जबकि एलएलपी में कोई भी पार्टनर, सिद्धि अपनी जगह अपनी सिस्टर को, सिद्धि अपनी जगह अपने ब्रदर को एलएलपी में लेके आना चाहती है, भाई कंट्रीब्यूशन तो इसने की हुई है, तो फुल्ली अलाउड है, आप अपने ब्रदर को अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो। तो फिर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन गया। आप डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं रहे, यू आर नो लॉन्गर द डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो ट्रांसफरेबिलिटी आराम से की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। देन शेयर सर्टिफिकेट, जो कंपनी होती है जिसके पास शेयर्स होते हैं उनको
ये राइट देने के लिए एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है विच इज नोन एज शेयर सर्टिफिकेट। जबकि एलएलपी में शेयर्स ही नहीं देते तो शेयर सर्टिफिकेट कहां से आएंगे? पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट होता है ओनली लिमिटेड अप टू कंट्रीब्यूशन, कोई शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। इसी से एक पॉइंट और बना सकते हो, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो वहां राइट शेयर्स भी नहीं होंगे, जबकि कंपनी में आप राइट शेयर्स भी इशू कर सकते हो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। देन मिनिमम पेड अप कैपिटल कोई नहीं है, पहले होता था कंपनी में बट अब नहीं है, और एलएलपी में भी कोई रिक्वायरमेंट पहले से नहीं थी। देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देखो जो बुक्स बनानी है आपने, बैलेंस शीट, पीएनएल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न्स, ये सारी आप कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली बनाओगे कंपनी में, जबकि ये सारी बुक्स आप एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंगली बनाओगे एलएलपी में। मतलब दोनों के बेसिस अलग अलग है। कंपनी में बेसिकली आप जो बुक्स मेंटेन करते हो एक्रूअल बेसिस पे। व्हाट इज एक्रूअल बेसिस? दो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के, वन इज कैश बेसिस, अदर इज एक्रूअल बेसिस। क्या होता है कैश बेसिस और एक्रूअल? एक्यूरेट मतलब ड्यू बेसिस एक तरह से। हाँ जी, क्या जो अगर पेमेंट ड्यू है हम उसकी भी एंट्री डाल देते हैं। यस, तो मतलब कैश बेसिस मतलब जो कैश में रिसीव्ड है, एक्सपेंसेस इनकर करे हैं, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करोगे। बट एक्रूअल बेसिस ये कहता है इवन द आउटस्टैंडिंग एंड द प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एडजस्टेड। आप एडजस्टमेंट करते थे ना, जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एट द एंड होती थी उसको ऐड करते थे, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने पे कर दिए अगले साल के उसको माइनस लेस करते हैं। तो जो कंपनी में सिस्टम फॉलो किया जाता है दैट इज एक्रूअल बेसिस, जबकि एलएलपी में अपनी मर्जी है, कैश भी और एक्रूअल दोनों चल सकते हैं। देन कंपनी में आपके ऑडिट अकाउंट्स कराना कंपलसरी है बच्चे, इट इज कंपलसरी। सेक्शन 139 में एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर बंदा अपॉइंट किया जाता है जो कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करेगा, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है चाहे पब्लिक है। बट एलएलपी में आपको याद होगा, बीकॉम में पढ़ के आए हो, 40 और 25 लाख की अमाउंट होता है। अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है और पेड अप कैपिटल या कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा है तो आपको कंपलसरी ऑडिट करवानी पड़ेगी। अगर आपकी उससे कम है तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो एलएलपी में लिमिट है 25 लाख और 40 लाख की। 25 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन, 40 लाख टर्नओवर। अगर इससे कम है तो नो ऑडिट, अगर इससे ज्यादा है तो ऑडिट करानी पड़ेगी। देन कंपनी में हर एक डायरेक्टर के पास एक नंबर होता है डिन, जबकि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं एलएलपी में उनके पास नंबर होता है डिपिन, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन क्या नाम है? नंबर। यस, तो ये हर बंदे को चाहिए बिफोर वो एलएलपी का मेंबर बनना चाहता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है। देन मिनिमम नंबर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मिनिमम 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, जबकि एलएलपी में भी मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी रख सकते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिमम, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम पे कैप है 200 की, जबकि पब्लिक में कोई कैप नहीं है, और एलएलपी में भी कोई कैप नहीं है, आप मैक्सिमम जितने मर्जी रख सकते हो। देन डायरेक्टर्स की बात की जाए, मिनिमम डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक में 3, जबकि वहां पे कोई डायरेक्टर्स वगैरह कुछ नहीं होते, सीधा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। 2 रख लो तभी काम चल जाएगा। नेक्स्ट ड्राइंग, यहाँ पे ड्राइंग्स परमिटेड नहीं है। ड्राइंग्स क्या होता था? व्हाट वर ड्राइंग्स? जो पार्टनर्स अपने घर के खर्चों के लिए अपने पर्सनल खर्चों के लिए विदड्रॉ करते हैं। देखो कंपनी में तो वैसे ही सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो मेंबर्स कभी भी ड्राइंग्स नहीं कर सकते, नेवर अलाउड। डायरेक्टर्स भी ड्राइंग्स नहीं कर सकते, अगर डायरेक्टर्स कुछ ऐसा करते हैं वो फ्रॉड माना जाता है। जब एलएलपी एग्रीमेंट में आप हर पार्टनर ही हो एक तरह के, आपने एक कॉन्ट्रीब्यूशन दी है, कल को आपको जरूरत पड़ती है तो आप ड्रॉ कर सकते हो, आपको जितनी सैलरी मिलनी है, जितनी आपका इंटरेस्ट मिलना है उसमें से माइनस हो जाएगा। ड्राइंग्स आर अलाउड इन केस ऑफ एलएलपी। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ पार्टनरशिप राइट्स इन केस ऑफ डेथ। अगर डेथ हो जाती है कंपनी में, मेरे पास शेयर्स हैं, मैं अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकती हूँ, अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर सकती हूँ। द शेयर्स कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड टू द लीगल हेयर्स। बट वहां पे अगर पार्टनर की डेथ होती है तो जो लीगल हायर्स है बच्चे, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं अगर तो मैं चलाना चाहता हूँ डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह तो मुझे डेजिग्नेटेड पार्टनर ले लो, अगर मैं नहीं चाहता प्लीज जितना मेरे जो जिसकी डेथ हो गई उसका शेयर था, कॉन्ट्रीब्यूशन था, प्लीज वो मुझे वापस कर दो।
प्लस जितने प्रॉफिट्स इकट्ठे हुए हैं प्लीज उसको डिवाइड कर दो। ऐसे लीगल हायर अपनी मर्जी से पार्टनर नहीं बनेंगे। लीगल हायर अपना कंट्रीब्यूशन का शेयर लेगा अपने पार्टनर का और इंटरेस्ट लेगा, प्रॉफिट्स लेगा और चला जाएगा अगर वो कैरी ऑन नहीं करना चाहता। सो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन कंपनी एंड LLPs.